कभी सोचा है कि एक कंपनी जो यहाँ सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक की हुक्मरान कैसे बन गई? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हैरान कर देने वाली हकीकत है। चलिए इस सफर को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे व्यापार, लालच और जंग के एक खतरनाक खेल ने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ऐसा लगता है जैसे कंपनी का कोई अधिकारी खुद ये कबूल कर रहा हो। मतलब साफ है, मकसद सिर्फ व्यापार था ही नहीं, मकसद तो राज करना था। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे भारत से जहां समंदर पर पुर्तगालियों का सिक्का चलता था। वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे बल्कि समुद्री रास्तों के मालिक थे। ऐसे में अंग्रेजों के लिए यहाँ टिक पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो देखिए, साल 1600 में कंपनी बनी। 8 साल बाद उनका जहाज हेक्टर सूरत तो पहुंच गया, लेकिन स्वागत बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। पुर्तगाली और स्थानीय मुगल अधिकारी दोनों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। विलियम हॉकिंस ने किसी तरह जहांगीर के दरबार तक का मुश्किल सफर तय किया, पर नतीजा सिफर। वो खाली हाथ लौट आए। असली मोड़ आया 1612 में, स्वाली की लड़ाई में। यहाँ एक छोटी सी ब्रिटिश नौसेना ने ताकतवर पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। बस इस एक जीत ने सारा खेल बदल दिया। जहांगीर इससे काफी प्रभावित हुए और आखिरकार 1613 में अंग्रेजों को सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाने की इजाजत मिल गई। स्वाली में मिली वो जीत सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो सम्मान की लड़ाई थी। उस जीत ने मुगल दरबार में ये साबित कर दिया कि अंग्रेज कोई मामूली ताकत नहीं है, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इसी जीत ने उनके लिए भारत में व्यापार के बंद दरवाजे खोल दिए। अब सूरत में ठिकाना तो मिल गया था, लेकिन अंग्रेजों की भूख बढ़ चुकी थी। तो 1615 में सर थॉमस रो पहुंचे जहांगीर के दरबार में। उनका मकसद कोई बड़ी जंग जीतना नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा हासिल करना था जो उससे भी कीमती था, पूरे मुगल साम्राज्य में बिना रोक-टोक व्यापार करने का अधिकार। और उन्होंने जो हासिल किया वो किसी भी फौजी जीत से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। और इस खेल में कंपनी का सबसे बड़ा हथियार बना दस्तक। इसे आप एक तरह का गोल्डन टिकट समझ सकते हैं। इस परमिट के जरिए कंपनी का माल बिना कोई टैक्स चुकाए पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकता था। सोचिए, ये कितनी बड़ी आर्थिक ताकत थी। और फिर आया साल 1717। इस साल तो जैसे कंपनी की लॉटरी ही लग गई। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी कर दिया, जिसने कंपनी को आधिकारिक तौर पर ये ताकतवर दस्तक जारी करने का हक दे दिया। इसी फरमान को अक्सर कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, इसने कंपनी को अपने सारे प्रतिद्वंद्वियों, खासकर भारतीय व्यापारियों के मुकाबले एक ऐसा फायदा दिया जिसकी कोई बराबरी नहीं थी। अब वो सिर्फ एक विदेशी कंपनी नहीं थी, बल्कि वो एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर निकल चुकी थी। लेकिन अंग्रेज इस खेल में अकेले नहीं थे। यूरोप की एक और बड़ी ताकत, फ्रांस की नजरें भी भारत की दौलत पर टिकी थीं। और बस यहीं से शुरू हुई भारत पर कब्जे के लिए एक नई और असली जंग। इस जंग को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 1707 में जाना होगा। ताकतवर मुगल सम्राट औरंगजेब की मौत हो गई और उनके साथ ही वो ताकत भी खत्म हो गई जो साम्राज्य को एक साथ जोड़े हुए थी। भारत अब छोटे छोटे आपस में लड़ते राज्यों में बिखर रहा था। इस पावर वैक्यूम ने यूरोपीय ताकतों, खासकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को यहाँ की राजनीति में दखल देने और अपना दबदबा बढ़ाने का सुनहरा मौका दे दिया। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने आ गए। इतिहास में इसे कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। ये भारत में वर्चस्व की आखिरी लड़ाई थी। पहला युद्ध असल में यूरोप की लड़ाई का ही एक हिस्सा था। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से मद्रास छीन लिया, लेकिन असली आंखें खोलने वाली घटना थी सेंट थोमे की लड़ाई। यहाँ एक छोटी पर अनुशासित फ्रांसीसी सेना ने नवाब की विशाल भारतीय सेना को धूल चटा दी। इसने एक कड़वी सच्चाई सामने ला दी। बेहतर ट्रेनिंग और रणनीति भारतीय सेनाओं की विशाल संख्या पर भारी पड़ सकती थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस लड़ाई से एक बहुत बड़ा सबक सीखा। वो समझ गया कि भारत को जीतने का रास्ता यहाँ के राजाओं और नवाबों के आपसी झगड़ों में दखलंदाजी से होकर जाता है। डुप्ले की यही सोच दूसरे कर्नाटक युद्ध की वजह बनी। दोनों कंपनियों ने स्थानीय शासकों की लड़ाई में अपना अपना पक्ष चुन लिया।
शुरू में फ्रांसीसी भारी पड़े, लेकिन फिर रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक नौजवान क्लर्क ने आरकोट पर हमला करके पूरा पासा ही पलट दिया। और ठीक इसी मोड़ पर फ्रांसीसियों ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपने सबसे काबिल गवर्नर डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। तीसरा और आखिरी युद्ध एक ग्लोबल लड़ाई का हिस्सा था, लेकिन भारत में इसका फैसला सिर्फ एक लड़ाई ने कर दिया। 1760 में वेंडी वॉश की लड़ाई। यहाँ अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के सपनों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसी व्यापारी तो बने रहे, लेकिन भारत पर राज करने की उनकी उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म हो गईं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अंग्रेज जीते क्यों? क्या वे बेहतर सैनिक थे, या फिर इस खेल में कुछ और भी था जो फ्रांसीसी समझ नहीं पाए? जब हम दोनों कंपनियों को आमने सामने रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ थी ब्रिटिश कंपनी, जो एक प्राइवेट कंपनी थी, तेजी से फैसले लेती थी और उसका एक ही मकसद था, मुनाफा। दूसरी तरफ थी फ्रांसीसी कंपनी, जो सरकारी थी, धीमी थी और नौकरशाही में फंसी हुई थी। समंदर पर अंग्रेजों का राज था, जिससे उन्हें मुश्किल वक्त में भी सैनिक और रसद आसानी से मिल जाते थे। लेकिन शायद सबसे बड़ा फर्क था फोकस का। जहां फ्रांसीसी यूरोप की लड़ाइयों में उलझे थे, वहीं अंग्रेजों की नज़र भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल पर थी। और ड्यूप्ले जैसे दिमाग वाले लीडर को वापस बुलाने जैसी गलतियों ने तो फ्रांसीसियों की हार तय ही कर दी थी। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है, क्या फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले दक्षिण भारत के राज्यों में भारत की चाबी ढूंढकर गलती कर रहे थे, जबकि असली चाबी तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के खजाने और संसाधनों में ढूंढ निकाली थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कंपनी राज के अगले और शायद